नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बच्चों में झटकों के अमराज पर बात कर रहे थे। अब प्रोग्राम के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं और पूछते हैं डॉक्टर मारिया मकसूद साहिबा से कि ये मेनिंजाइटिस जो आपने बताया, गर्दन तोड़ बुखार, इसमें किस किस्म की अलामतें होती हैं जो दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती हैं इसको? एक तो जैसे कि इसका नाम है गर्दन तोड़ बुखार, तो दो चीज़ें तो इनके नाम से ही वाज़ेह हो जाती हैं। एक बुखार का आना, जो कि बहुत सारे मौक़ों पे ज़रूरी नहीं है। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर बुखार थोड़ा सा लेट साइन भी होता है, बैक्टीरियल के अंदर पहले मिल जाता है हमें। दूसरा नेक स्टिफनेस, जिसकी वजह से इसका नाम गर्दन तोड़ बुखार रखा गया है कि गर्दन में दर्द का होना या गर्दन का सख्त हो जाना। तीसरा इस पे झटके ज़ाहिर आ रहे होते हैं। झटके की अलामात कभी कभी थोड़ी सी लेट होती हैं, ये साइंस आपको पहले मिल जाते हैं। अगर कुछ चीज़ें आप हमारी इस डिस्कशन से अपने दिमाग में रखें और अगर ऐसा कोई साइन बच्चा आपको बता रहा है नेक पेन का या नेक स्टिफनेस का, तो आप अगर पहले डॉक्टर के पास पहुंच जाए फिट्स आने से पहले, तो ज़ाहिर है आप फिट्स की कैफियत से बच भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप झटके की कैफियत पे ही बच्चे को लेके पहुंचे। और अगर एक बच्चा जिसकी उम्र 15 महीने से कम है, उसमें हम तालू को भी ज़रूर देख लेते हैं, फॉन्टेनेल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको भी हम देख रहे होते हैं कि उसका भर जाना या उसका सूज जाना, वो भी एक साइन होता है गर्दन तोड़ बुखार का। तो ज़ाहिर है हम उसको भी कंसिडर कर रहे होते हैं। अपनी एग्जामिनेशन के अंदर हम बच्चों के रिफ्लेक्सेस देख रहे होते हैं कि नॉर्मल रिफ्लेक्सेस से डिफरेंट एग्जैजरेटेड होते हैं, बढ़े हुए मिल रहे होते हैं। तो ये सारे साइंस डॉक्टर जब आपको एग्जामिन करता है बच्चे को, तो ये साइंस हम उस तरह भी देख सकते हैं। कुछ उसके बाद एक तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद आपके हमेशा ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन आ रही होती हैं। कुछ टेस्ट हम करवा के इसको कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें बेस लाइन कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है और जिसमें सबसे ज़्यादा हमें रिजर्वेशंस मिल रही होती है पेरेंट्स के एंड से, वो लंबा पंक्चर है, यानी कमर से पानी का टेस्ट लेना। तो जो स्पेसिफिक टेस्ट है उसको डायग्नोस करने के लिए मेनिंजाइटिस को, वो बिल्कुल लंबर पंक्चर ही है। उसके बाद ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि आया ये किस नेचर का गर्दन तोड़ बुखार है और कितना सीरियस है, उसके लिए क्या एंटीबायोटिक्स हैं या क्या एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं जो इफेक्ट करेंगी। तो हमें कमर से पानी के टेस्ट के लिए ज़रूर जाना होता है। तो देखा ये गया कि हॉस्पिटल ले जाने की सूरत में हर बच्चे को जिसको झटके आए हुए होते हैं वो कमर के पानी का टेस्ट जरूर करते हैं, ये ज़रूरी भी है? जी हाँ, हमेशा जब भी, जैसे डॉक्टर ज़बीना ने बताया कि फर्स्ट फिट हमेशा सीरियस होता है, उसको आपको इवैल्यूएट, हम सिर्फ बुखार के साथ का झटका जब तक लेबल नहीं कर सकते जब तक कि आप इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके क्लियर ना कर लें। आप सिर्फ बच्चे को देख के या सिर्फ खून के नमूने लेके ये चीज़ डायग्नोज नहीं कर सकते कि गर्दन तोड़ बुखार आया है या नहीं। और जिस तरह हम अपने मरीजों को भी समझा रहे होते हैं कि ये ज़रूरी है कि हम वो टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर गर्दन तोड़ बुखार है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी कुछ इमीडिएट और कुछ लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके बचाना और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कमर के पानी का टेस्ट जो हमेशा फर्स्ट, अगर एक बच्चा फेब्राइल फिट्स के साथ है जिसको हर बुखार के साथ झटका आता है, तो अगर वो 6ठी-7वीं दफ़ा अस्पताल आ रहा है तो हम हर दफ़ा LP एडवाइस नहीं करते, फिर उसमें साइंस एंड सिम्टम्स ज़रूर आ जाते हैं। और अगर किसी को फर्स्ट टाइम फिट आया है और उसकी कुछ हिस्ट्री भी आपको इस तरफ लेकर जा रही है कि गर्दन तोड़ बुखार की अलामात मदर खुद बता रही हैं, या बच्चा फिट्स के बाद अपनी नॉर्मल हालत में वापस नहीं आया या उससे पहले ही कुछ गुनूदी की तरफ जा रहा था, तो जाहिर है फिर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कमर के पानी का टेस्ट। अच्छा, गर्दन तोड़ बुखार में सिर्फ ये लंबर पंक्चर से डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है या MRI की जरूरत पड़ती है या कोई एक्सरे वगैरह? बेसिक जो हमारा टेस्ट है, जिस तरह हम बुखार के अंदर या मलेरिया के अंदर खून का टेस्ट लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक टेस्ट आपका वो ज़रूर है। उसके अलावा CT स्कैन की तरफ भी आप जा सकते हैं। फिर MRI वगैरह हमारी लेट कॉम्प्लिकेशंस देखने में हेल्प करता है, तो वो हम थोड़ा सा डिलेड, अभी फौरी तौर पे ज़रूरत उसकी नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर वो चीज़ें फिर आपकी लाइन अप होती हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको रिक्वायर्ड होती हैं। मेनिंजाइटिस का वैसे ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप पे डिपेंड करता है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, कितना सीरियस नेचर का है। ट्यूबरकुलोसिस होगा तो फिर एंटी, जी हाँ, वो उसका ड्यूरेशन फिर ज़ाहिर 12 महीने का हो जाता है, और अगर सिर्फ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका इलाज 14 से 21 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर अज़मीना खान साहिबा, मैं आपसे पूछूंगा मिर्गी और एपिलेप्सी के बारे में, ये किस किस्म का मर्ज है? देखिए, मिर्गी और एपिलेप्सी में बेसिकली जो झटके की नौयत है वो दो तरीके से मिलती है। एक तो ये होता है कि पूरी बॉडी, जिसको आम पब्लिक देख रही होती है कि झटके की कैफियत हो गई, हाथ पाँव की एक स्पेसिफिक तरीके से झटके पड़ना शुरू हो गए, गर्दन अकड़ गई, जिससे मकड़ गया, एक नॉर्मल होती है। बच्चों में ये वाली टाइप हम लोग बिल्कुल देख रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ जो टाइप यूजुअली मिस हो रही होती है वो ये होता है कि सिर्फ हाथ एक पाँव झटका कर रहा है, या बॉडी सिर्फ स्टिफ हो गई, पूरी झटके वाली कैफियत नहीं हुई। कुछ सेकंड के लिए बच्चे ने एक ही जगह पे आंखें ठहरा ली और मूवमेंट नहीं करी, ये भी हो गई। बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ट्राई करना, वो भी झटके की अर्ली अलामत में आ सकती हैं।
तो बच्चों के अंदर जो मिर्गी है वो बहुत वाइड उसमें स्पेक्ट्रम में आ जाती है कि वो सिर्फ जिस्म के एक हिस्से को मुतासिर कर रही है, मतलब ब्रेन के एक हिस्से से सिग्नल्स निकल रहे हैं और उन्हें पूरी बॉडी को मुतासिर कर रहे हैं, या सिर्फ जिस्म के किसी एक हिस्से की हरकत हो रही होती है। हमारी एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि मिर्गी है तो बस ये है, इसको तो चलना ही है, उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है। बच्चों में मिर्गी की बहुत सारी वजूहात जो हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं और बड़े बेहतर तरीके से कंट्रोल की जा सकती हैं, और बाज़ औक़ात उनमें मुकम्मल उनसे आप समझें बच्चा फ्री लाइफ भी उनके साथ, मतलब उससे फ्री एपिलेप्सी फ्री लाइफ भी इंजॉय कर सकता है। लेकिन उसके लिए बेसिकली टाइमली डायग्नोज करना, और उस एपिलेप्सी का कोई और कॉज तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक चीज़ जिसमें में किसी चीज़ की कमी ज़्यादती वो तो नहीं है, उसको हमें साथ ज़रूर रूल आउट करना पड़ता है। तो अगर इन बेसिक वजूहात को रूल आउट कर लिया जाए तो एपिलेप्सी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे एपिलेप्सी की हैं कितनी किस्में हैं आमतौर से, छोटे और बड़ों सब में? जनरलाइज्ड और फोकल। तो जनरलाइज के अंदर जैसे मैंने बताया कि पूरे जिस्म की हरकत हो रही होती है, जिसको कोई भी आम आदमी भी देखकर फौरन पहचान सकता है। जो चीज़ मिस होती है यूजुअली वो फोकल फिट्स होते हैं। तो फोकल फिट्स के अंदर हमें उसकी वजूहात दूसरी होती हैं, उसकी दवाइयाँ दूसरी होती हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लान, फॉलोअप सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो भी अपने तौर पर उतनी ही ख़तरनाक है जितनी कि जनरलाइज्ड होती है। उनकी एहतियातें भी उतनी ही होती हैं कि बच्चे को अकेला ना छोड़ा जाए, बाथरूम में, किचन के पास, स्कूल में, स्पोर्ट्स के डे में, स्विमिंग के लिए, डिफरेंट और स्पोर्ट्स के लिए जो फिजिकल वो होते हैं उनके लिए उसको अकेला ना छोड़ा जाए। उसके साथ हर वक्त एक कार्ड वो कैरी कर रहा हो, उसको पता हो कि उसके इर्द गिर्द के लोगों को पता हो कि इमीडिएटली इसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो सारी चीज़ें दोनों सूरतों में हमें कवर करनी होती हैं। और ये किस उम्र से शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है, कोई टाइम पीरियड है इसका? देखिए, शुरू होने और ख़त्म होने का यूजली हमारा यह है कि हम जो एक देखते हैं वो टॉडलर डेट से यानी 3-4 साल की उम्र से देखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कौन सी टाइप है, वो किस में फॉल कर रही है, वो डिफरेंट उसके साथ होती है। जहाँ तक ख़त्म होने की बात है तो बहुत सारी टाइप्स ऐसी हैं जो एडल्ट पे कन्वर्ट हो जाती हैं और वो कंटिन्यू कर रही होती हैं, तो उनके लिए लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस के थ्रू उनको कंट्रोल करना होता है। हाँ, कुछ टाइप ऐसी हैं कि वो वक्त के साथ साथ ब्रेन की ग्रोथ के साथ बच्चा उनको ओवरकम कर लेता है और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है और ग्रेजुअली उसकी दवाइयाँ भी टेपर कर ली जाती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि फॉलोअप उसके लिए रखना पड़ता है कि वो सही भी हो गया है, वो चीज़ें कंट्रोल भी हो गई हैं, तो किसी भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस की सूरत में वो दोबारा नमूदार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर घर में वो बच्चा है हमारे पास जिसको ये मिर्गी की बीमारी है, अचानक दौरा पड़ता है, तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, जिन बच्चों का ऑलरेडी नोन होता है कि इनको मिर्गी की बीमारियां, तो उनकी ऐसी दवाइयां जो कि मुंह के बजाय दूसरे रास्ते दी जा सकें, जैसे कि सपोजिटरी की सूरत में वो दी जा सकती हैं, या ऐसा इंजेक्शन जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, इस तरह से ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो जिन बच्चों की पता होता है कि इनको मिर्गी का मसला है या उनकी वजह पता होती है पहले से पेरेंट्स को कि ये है, तो उनकी यूजली डॉक्टर्स ऐसी दवाइयाँ साथ समझा के देखते हैं कि इमीडिएटली अगर फिट्स हों, या यूजली एपिलेप्सी के अंदर फिट से पहले की अलामात बहुत क्लियर होती हैं। मसलन बच्चा बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दे, बिल्कुल चुप हो जाए, उल्टी होने लगे, सर में दर्द की शिकायत करे, कोई और छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाए, तो कुछ अलामात उस झटके से पहले भी होती हैं जो यूजली वक्त के साथ साथ पेरेंट्स को समझ में आने लगती हैं। तो वो उस अलामात से पहले ही जैसे लगता है तो उसकी एक्स्ट्रा डोज या जो डोज उनको बताई गई होती है कि झटके की सूरत पे आपको देनी है, वो पेरेंट्स उसको दे सकते हैं घर के अंदर भी। लेकिन जाहिर सी बात है अगर झटके की कैफियत शुरू हो गई है तो उस सूरत में मुंह से दवा देना पॉसिबल नहीं होगा। जो रूटीन झटके की एहतियात होती है कि बच्चे के मुंह में कोई चीज़ ना डाली जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको करवट से लिटाया जाए, वो सारी एहतियात करते हुए दवा का इंजेक्शन के रास्ते के थ्रू या सपोजिटरी की शक्ल में वो बच्चे को दिया जाएगा ताकि हम फिट्स को कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर अज़मीना खान ने तो ये बताया कि घर में उसको कैसा ट्रीटमेंट किया जा सकता है मिर्गी के उस बच्चे को जिसको मिर्गी है। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में है या बाहर रास्ते में है और वो अचानक गिर जाता है, मुंह से झाग आना शुरू, उसको फिर कैसे? जी, उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है सीन सेफ्टी कहते हैं हम जिसको, कि अगर बच्चा रोड क्रॉस करते हुए सड़क के बीच में गिर गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप उसको एक सेफ प्लेस पे लेके जाएं। ज़ाहिर है उसके लिए 2 से 3 लोगों की हेल्प की नीड होती है। हमेशा जब भी इस किस्म के कोई वाक़यात होते हैं तो लोग सिर्फ एक क्राउड बना के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, हेल्प के लिए कोई इस तरह से आगे आ नहीं रहा होता। तो एज ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड सिटीजन हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों में लोगों की हेल्प करें, बजाय इसके कि हम खड़े होकर वीडियोज़ बना रहे हैं और उसको क्राउड जमा करके खड़े हुए हैं। तो आपको बेसिकली 1-2 लोगों को जमा करना है, उसको एक सेफ मकाम पे लेके जाना है। अगर बच्चा ऑलरेडी एक सेफ प्लेस पे है तो कोशिश ये करें कि फिट्स के टाइम पे मूव ना करें उसकी लोकेशन। बट हाँ, अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ से गिरने का डर है, किसी हाइट पर है या पानी के अंदर है, जैसे उन्होंने बताया स्विमिंग पूल्स में अक्सर औकात डर होता है ऐसे बच्चों को जो इनको फिट्स होते हैं,
तो उनको आप पहले सेफ मकाम पे लेके जाए। उसके बाद वही चीज़ें सारी आपने करनी है कि मुंह से कोई चीज़ देनी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि बच्चे का एयरवे सिक्योर हो, सांस लेने के अंदर कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो गर्दन एक अच्छी पोजीशन पे हो जिस पे अच्छी तरीके से सांस ले सके। करवट से बिल्कुल आपने लिटा कर रखना है, सर के नीचे कोई सॉफ्ट चीज रख दें। नाज़रीन को आप समझा दें करवट से लिटाने का मकसद क्या है, क्योंकि अगर चित लेटा होगा तो ज़बान जैसे हमने पहले जब ज़बान पीछे की तरफ गिरना शुरू होती है, दूसरा जो सिक्रीशंस या फ्रॉथिंग जो बच्चा क्रिएट कर रहा होता है ड्यूरिंग फिट्स, वो सांस की नाली में गिरने का डर होता है, बजाय इसके क्योंकि उस वक्त होश में नहीं होता, निगलने की उस वक्त कैपेसिटी होती नहीं है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो ग़िज़ा की नाली के बजाय जो भी चीज़ मुंह के अंदर है वो सांस की नाली के अंदर जा सकती है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें सांस की नाली को बचाना है। इसी के लिए हम करवट भी दिलवाते हैं, इसी के लिए हम नेक को थोड़ा सा स्ट्रेट रखते हैं। दूसरा, फिट्स की हालत में सर और जिस्म झटका ले रहा होता है तो उसके सर के नीचे कोई सॉफ्ट चीज़ अवेलेबल है तो आप वो रख दें, या अपना हाथ ही उसके सर के नीचे रख दें ताकि वो जोर से हिट ना करे कहीं पे। क्योंकि मैंने देखा कि आम लोगों को ये साइंस नहीं होती कि उनको करवट पे लिटाए, वो चिति लिटा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो और दूसरा, वो मुंह में स्पून और ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं कि बाइट ना हो, तो अगर आप करवट से लिटा देंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो आपको बस उस वक्त कुछ भी मुंह में डालना नहीं है। जैसे ही बच्चा इस झटके की सूरत से बाहर आना शुरू करता है और ये हिलना जुलना बंद हो जाता है, बॉडी थोड़ी लूज होना शुरू होती है, तो सबसे पहले आपका काम है आप मुंह खोल के देखें कि अंदर कोई फूड या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बच्चे की सांस में दिक्कत आना शुरू हो। खास तौर पे उस सूरत में जब सांस की आवाज़ में कोई आपको चेंज नज़र आए या पैटर्न में कुछ ऐसा लगे कि नहीं ये ठीक तरीके से सांस नहीं ले रहा। बहुत सारी चीज़ें आम लोग भी अब समझना शुरू हो गए हैं, इतनी अवेयरनेस अब उनमें भी आ गई है कि हम एक ब्रीदिंग के तरीक़ेकार को और ब्रीदिंग के एबनॉर्मल और नॉर्मल होने का डिफरेंस कर सकते हैं। तो आप उसको बिल्कुल मुंह को खाली करें ताकि उस वक्त जो भी चीज़ है वो सांस की नाली में न जाए। लेकिन गांव देहात में मैंने देखा है कि वो जूता सुंघाना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चे को या किसी बड़े आदमी को भी, या प्याज ला के सुंघाना शुरू कर देते हैं। ये सही है? इन चीज़ों की ज़रूरत यूँ नहीं पड़ती कि अगर झटके ने 2 मिनट में रुकना है तो वो 2 मिनट में रुक जाएगा, चाहे आप जूता सुंघाएं या ना सुंघाएं। तो जाहिर है वो चीज़ें अगर जूता सुंघाने की कोई अहमियत है, उसमें क्या ऐसी खूबी है जो वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन अब तक ऐसी कोई चीज़ हमने हॉस्पिटल में कभी यूज़ नहीं की। वो इरिटेशन, वो लोग जो से वो इरिटेट होगा शायद, प्रॉब्ली, तो बल्कि मेरे ख्याल से और झटके आना चाहिए उसको। हो सकता है उसका इस तरह के से कोई कंसेप्ट हो कि आप ट्रिगर चेंज कर सकते हैं। झटके की वो टाइम ही थोड़ा सा होता है उस वक्त, तो वो ये समझते हैं कि हमारे जूता रखने से ठीक हो गया। जी हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं यही बात कह रही थी कि उसका ड्यूरेशन ही इतना छोटा होता है कि अगर आप ये चीज़ें करने में टाइम लगा दें बनिस्बत उसके कि आप और वो चीज़ें करें जिनका कोई फ़ायदा ना हो, तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा हमारा, समझा। अच्छा, मीडाजोलिम जो ड्रॉप्स आते हैं उसकी क्या फ़ायदा है? जैसे डॉक्टर मीना ने बताया कि एक सपोजिटरी की फॉर्म में अवेलेबल है और काफ़ी सारी फार्मेसीज उसको बना भी रही हैं प्रिपरेशन उसकी, लेकिन ज़ाहिर है मीडाजोलिम ऐसी ड्रग है जो आप खुद से जाके नहीं खरीद सकते, ओवर द काउंटर सेल नहीं होती। तो उसके लिए अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी एपिलेप्टिक है तो वो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब बिल्कुल करवा के और उसे अपने घर में फ्रिज में अवेलेबल रखे, ताकि जब भी ऐसा कोई इशू हो तो वो पर रेक्टली उसको इंजेक्ट कर दे और उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल आप लेके जाए उनको। अच्छा, जिस तरह हमने पहले बताया कि बुखार भी एक मोरसी हो सकता है। जी हाँ, मौसम बुखार में झटके आना एक मोरसी हो सकता है, इसी तरह क्या मिर्गी भी मोरसी होती है? जी हाँ, फैमिली में अगर हमें हिस्ट्री में ज़ाहिर हम ये चीज़ें ज़रूर पूछ रहे होते हैं कि फैमिली में अगर पॉसिबिलिटी होती है तो उसके साथ हम देख रहे होते हैं। बिल्कुल मुमकिन है, फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो है। और इसमें की तशख़ीस कैसे की जाएगी? इसमें ज़ाहिर पहला झटका हमेशा उसी तरह ट्रीट होगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। अगर फर्स्ट फिट है और अगर उसके बाद रिकरेंट है और बिना बुखार के आ रहा है, उसमें भी आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि बुखार के अलावा भी झटकों में मेटाबॉलिक कॉजेज, जैसे डॉक्टर मीना ने हमें पहले भी बताया था कि शुगर का लो हो जाना, कैल्शियम का लो हो जाना या नमकियात का ऊपर नीचे हो जाना, तो पहले तो आप ब्लड वर्कअप ज़रूर देख रहे होते हैं कि क्या ये चीज़ें अपनी जगह पर हैं। दूसरा EEG कहलाता है, जिस तरह हम दिल की पट्टी चेक करते हैं उसी तरह दिमाग की पट्टी होती है, उसमें आपको कॉज ऑफ फिट्स और इवन वो लोकेशन के जहाँ से फिट्स जनरेट हो रहे हैं वो आपको पता चल जाता है, तो आपको टाइप का भी आइडिया उसके साथ हो जाता है। नाजरीन, आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम यहाँ फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हम अपने माहिरीन से अहम और दिलचस्प सवालात करेंगे, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा।